फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है हमें बताना है। देखो हमारे चारों तरफ वायु है। तो ये वायु जो होती है वह हर चीज़ पर दबाव डालती है, जिसे कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। यानी कि अगर हम कहीं पे पानी गर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी वो दाब लगाती होगी। जैसे अगर हम कहीं पे पानी गर्म कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे पानी गर्म करेंगे तो जो वायु होगा वह इस पर भी दबाव लगाएगा, तो इसको कहेंगे वायुमंडलीय दाब। चीज़ हम पानी को जब कुछ देर तक गर्म कर लेते हैं तो देखते हैं कि मतलब भाप निकलता रहता है पानी में से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ जाती है, जिससे वह पारस्परिक आकर्षण बल छुड़ा देता है और हवा में उड़ जाता है, वही भाप दिखता रहता है। लेकिन ऐसा होता क्यों? तो ऐसा करने के लिए पानी को एक काम करना पड़ता है। उसे क्या करना होता है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको अपने दाब के बराबर करना पड़ता है। यानी कि जब इसमें से वाष्प निकलने लगता है तो ये वाष्प भी इस पर दबाव डालता है, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। तो एक समय ऐसा आता है जब हम गर्म करते रहते हैं तो ये जो वायुमंडलीय जो वाष्प दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तब जो पानी जो होता है वह उबलने लगता है। इसी उबलने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्वथन। फिर अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है। कि पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, जो हवा होती है हमारे चारों तरफ हवा है, वह सब कुछ पर दाब डालती है, जिसे हम कहते हैं मंडलीय दाब। चूँकि वह हम इंसान पर भी दबाव डालती है लेकिन हम लोग दबते नहीं है। इसका कारण यह है कि हम लोग का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। वो हर चीज़ जितने भी पेड़ पौधे हैं, सजीव या निर्जीव वस्तुएं सभी पर दाब डालती है। क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं उनको आसानी से हिलाकर चली जाती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा वो मुश्किल से कर पाती है, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए वह आसानी से हिलाकर चली जाती है, जबकि वह हम लोग के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन तो कथन पूछा था, अब पूछा क्वथनांक किसे कहते हैं। तो हम क्वथन में देखे थे कि पानी उबलने लगा था, और कब? जब जो पानी का वाष्प दाब था, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था, तब पानी उबलने लगा था। तो जो द्रव था, कोई भी जैसे पानी था, तो पानी जिस ताप पर उबलने लगा था ना, उसी ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्योंकि पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है वह उबलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए पानी का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है द्रव, तो पानी जैसे तरल पदार्थ को कहते हैं द्रव। और अशुद्धि, यानी यहाँ पे अशुद्धि का मतलब कचरा नहीं है। अशुद्धि करने का अर्थ है कि जब हम किसी द्रव में पानी या नमक जब हम किसी द्रव में चीनी या नमक मिला देते हैं जैसे पानी में ही, तो तभी उसको अशुद्धि कहा जाता है केमिस्ट्री में। यहाँ पे लिखा क्वथनांक, तो हम ये भी पता चुके अगर कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलने लगता है वही तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो पानी का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी जो होता है वह उसका तापमान जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उबलने लगता है। तो इसे यहीं पे पूछा कि द्रव में जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम द्रव में अशुद्धि मिला देते हैं चीनी। तो चीनी, चूँकि चीनी क्या होता है, चीनी का कण होता है, जो चीनी होता है वह ठोस होता है, और जो पानी होता है वह द्रव होता है। चूँकि हम पढ़े हैं कि जो ठोस होता है उनका घनत्व उच्च होता है, यानी कि उसका वजन ज़्यादा होता है उसके कण का। तो यहाँ पर जो चीनी का कण होगा उसका वजन ज़्यादा होगा। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो ठोस होता है उनका आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी कि वह एक दूसरे को एकदम कसकर पकड़े रहते हैं। जहाँ पर जब इसको मिला देंगे तो पानी के कण को भी कसकर पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो पानी का वाष्प बनना होगा उसके लिए उसे दो काम करना पड़ेगा। पहला तो ये करना होगा कि उसको जो चीनी का कण जो पकड़ा हुआ है पानी को, उसे उसका आकर्षण बल छुड़ाना है। और दूसरा तो ये कि वायुमंडलीय दाब को जो वायुमंडलीय दाब है उसे हराकर ऊपर भाप बनकर उड़ना है। तो यहाँ पर उसे ज़्यादा गर्मी चाहिए, यानी कि उसका जो क्वथनांक होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे मतलब दोहरा काम करना पड़ रहा है, दो काम करना। पहला तो मतलब चीनी के कणों से उसका आकर्षण बल छुड़ाना है, और दूसरा वायुमंडलीय दाब को हराना है। इसलिए यहाँ पर जो पानी का क्वथनांक था 102 डिग्री सेल्सियस या 103 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। यानी कि जब हम द्रव में अशुद्धि मिलाएंगे ना तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यही प्रभाव पड़ता है उसके क्वथनांक पर। फिर अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर खाना बनाने में अत्यधिक समय क्यों लगता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की मात्रा कम होती जाती है। यानी कि मान लो ये समतल मैदान है, और जैसे यहाँ पर तो हवा की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर हवा बहुत मात्रा में होगा। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा की मात्रा कम होती जाएगी। कि जैसे तो सबसे निचला भाग होता है,
वो मैदान होता है, इसलिए मैदान पर जो होगा ना हवा का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, और जब हवा का मात्रा ज़्यादा होगा तो हवा दाब भी ज़्यादा ही डालेगा। तो यानी कि जो यहाँ पर जो निचला होता है मैदान, उस पर वायुमंडलीय दाब भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पहाड़ है और अगर पहाड़ पर ही खाना बनाएगा तो वहाँ पे तो यहाँ पे तो मतलब हवा जो है कम मात्रा में है, इसलिए जो वायुमंडलीय अगर हवा कम मात्रा में है तो दाब भी कम ही देगा, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपरी स्थान है, इसलिए यहाँ पे वायु की मात्रा कम होती है। तो चूँकि यहाँ पर जगह अगर हम पहाड़ पे पानी गर्म करेंगे तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम है, यानी कि यहाँ पर पानी को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर उसको कम ऊर्जा भी मिल जाएगा फिर वायुमंडलीय दाब को हरा सकता है और ऊपर जाकर उड़ सकता है। लेकिन निचला भाग मैदान होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग खाना बनाते हैं, कोई चावल या फिर सब्जी, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो खाना बनाने के लिए पानी का तापमान जो होता है वह लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसलिए मैदानों पर जो खाना तो अच्छे से पक जाता है। लेकिन पहाड़ पर जो देखते हैं वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, इसलिए वहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर जो पानी होता है वो मात्र 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही भाप बनकर उड़ जाता है। क्या यानी कि वहाँ पर 70 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी नहीं रहता बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है। तो लेकिन खाना बनाने के तो और तापमान चाहिए ना, इसलिए वहाँ खाना बनाने में अत्यधिक समय लग जाता है। तो अगला क्वेश्चन है वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे लिखा है वाष्पन तो मतलब वाष्पन और क्वथन। तो वाष्पन जो होता है, वाष्पन सतही प्रक्रिया होता है, यानी कि वह सतह से होता है। जैसे अगर हम कहीं पे मतलब प्लेट में पानी डालकर छोड़ दें तो एक सतही प्रक्रिया यानी कि सतह से होता है। पहले सबसे ऊपरी सतह पर होगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, मतलब ये सतही प्रक्रिया हो जाएगा। लेकिन जो क्वथन होता है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो क्वथन इसे कहते थे ना, जो पानी उबलने लगता है तो उसी प्रक्रिया क्वथन कहते हैं। तो उबलता जो है वो संपूर्ण द्रव होता है, यानी कि पूरा द्रव ही उबलता है। तो इसलिए इसका पहला अंतर हो जाएगा, वाष्पन सतही प्रक्रिया है, जबकि जो क्वथन होता है वह पूरे द्रव में होता है। और फिर इसका दूसरा अंतर हो जाएगा कि वाष्पन जो होता है उससे ठंडक उत्पन्न होती है, यानी कि वाष्पन जो होता है ना, तो अपने वाष्पन होने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है और ज़्यादा, तो अपने आसपास के या फिर किसी हवा का कण होता है द्रव से ही चुरा लेता है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर पानी का कण रहेगा तो उसके ऊपर सतह वाला रहेगा, उससे चुरा लेता है, इसलिए यह क्षेत्र ठंडा हो जाता है। इसलिए वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन जो क्वथन होता है उससे किसी भी प्रकार की ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा अंतर भी हो गया। और तीसरा अंतर हम पढ़े थे कि वाष्पन के दर होते हैं, वाष्पन के 5 मुख्य दर होते हैं। पहला था द्रव की प्रकृति, दूसरा था वायु का वेग, तीसरा था द्रव का तापमान, चौथा आर्द्रता और पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि जो वाष्पन होगा वह इन्हीं 5 दरों पर निर्भर करेगा, लेकिन जो क्वथन होता है वह वायुमंडलीय दाब और अशुद्धियों पर निर्भर करता है। हो गया। फिर अगला आदर्श बातें। तो हमें बड़े होते ही पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है लिखने के लिए, ताकि हम भी समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है।